हेलो बच्चों। आज हम करेंगे आपका पाठ 14 वाक्य। अब हम पहले जानेंगे वाक्य किसे कहते हैं। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य। लेकिन शब्दों के किसी भी समूह को वाक्य हम नहीं कह सकते। उदाहरण के तौर पे अगर हम बोलेंगे कि रेखा या फिर कोई पेड़, क्या इस शब्द समूह को वाक्य कहेंगे? नहीं। लेकिन अगर हम बोलेंगे बच्चा खेल रहा है, इससे हमें कुछ समझ में आ रहा है कि वो बच्चा जो है वो कुछ कार्य कर रहा है खेलने का। तो यह शब्दों का समूह जो कोई महत्वपूर्ण वाक्य बनाए उसे हम वाक्य बोलते हैं। अब क्योंकि इन शब्द समूहों से कोई अर्थ निकल रहा है, इसे हम वाक्य बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि शब्दों का वह समूह जो किसी अर्थ को स्पष्ट करे, वह वाक्य कैसे हम समझेंगे। अब क्या आप बता सकते हैं कि वाक्य में वह कौन सा पद है जिसके बिना वाक्य नहीं बन सकता? अब वाक्य बनने के लिए हमें एक चीज बिल्कुल चाहिए ही चाहिए, और वो चीज क्या है हम पढ़ेंगे। क्या हम लड़के ने कुत्ते को डंडे से पदों के समूह को वाक्य कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि वाक्य में जब तक क्रियापद न हो, क्रिया क्या है? आपका वर्ब है जो कोई एक्शन दिखाता है, तब तक वह वाक्य नहीं बनता। लड़के ने कुत्ते को डंडे से क्या किया, यह तो हमें यह वाक्य नहीं बता रहा है। तो इसीलिए वाक्य में कम से कम एक क्रियापद का होना बहुत जरूरी है। तो वाक्य में क्या होना जरूरी है? कम से कम एक क्रियापद, एक वर्ब का फ्रेज होना ही चाहिए। सामान्यतः एक संपूर्ण वाक्य, एक कंप्लीट सेंटेंस में दो अंश होते हैं। एक अंश तो वह होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जिसे हम इंग्लिश में आपका सब्जेक्ट बोलते हैं, और दूसरा अंश जो कुछ कहा जाता है वह होता है। उदाहरण के लिए बच्चा घर गया। अब इस वाक्य में देखिए हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं। अब बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा घर गया। तो बच्चा घर गया वाक्य में बच्चे के बारे में घर जाने की बात कही गई है। जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य या सब्जेक्ट, तथा उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय या प्रेडिकेट कहते हैं। तो वाक्य के कितने भेद हैं? क्या पार्ट से? दो मेन पार्ट से। एक है आपका सब्जेक्ट और दूसरा है आपके प्रेडिकेट। अब ये दोनों आपके वाक्य के दो अंग हैं, जिसके बिना आपका वाक्य इज नॉट कंप्लीट। वाक्य आपका पूर्ण नहीं होगा जब तक उसमें एक उद्देश्य सब्जेक्ट और एक विधेय, एक प्रेडिकेट ना हो। अब वाक्य में जिसके द्वारा कार्य किया जाए या जिसके बारे में कुछ बताया जाए, वह हमारा उद्देश्य है। जैसे ऊपर पेड़ पर ऊपर पेड़ पर फल लगे हैं, ठीक है। अब ये कार्य को करने वाला यानी करता है। पेड़ हमारा, हम पेड़ के बारे में बात कर रहे हैं और ये हमारा करता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे वाक्यों के अंग उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य, विधेय, ये पूरा सेंटेंस आप पढ़िए पहले। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। अब इस वाक्य में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? अध्यापक के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारा अध्यापक हुआ उद्देश्य, और वो अध्यापक क्या कर रहा है? कक्षा में पढ़ा रहा है। तो ये आपका क्रियापद है। तो हमने क्या पढ़ा था कि एक वाक्य में एक उद्देश्य जिसके बारे में बात करते हैं और वो क्या कर रहा है, वो क्रियापद, विधेय होना, प्रेडिकेट होना बहुत जरूरी है। मेरे बड़े भाई कल लंदन से वापस आ रहे हैं। हम यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं? मेरे बड़े भाई के बारे में। और वो क्या कार्य या क्या क्रियापद है? कल लंदन से वापस आ रहे हैं। तो यह हुआ आपका विधेय। दौड़कर आता हुआ बच्चा अचानक गिर गया। अब किसके बारे में बात कर रहे हैं? दौड़कर आते हुए बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये आपका उद्देश्य हो गया, और उसको क्या हो गया? अचानक वो गिर गया, तो वो हो गया आपका विधेय।
अब हमने पढ़ा है वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। अब हम पढ़ेंगे वाक्य के भेद। वाक्य के भेद जो होते हैं बच्चों, वो दो आधारों पर होते हैं। एक तो आपके रचना के आधार पर और दूसरा है आपके अर्थ के आधार पर। अब रचना के आधार पर जो भेद है उसका हम अच्छे से पढ़ेंगे अभी। रचना की दृष्टि से सभी वाक्य एक जैसे नहीं होते। कुछ वाक्यों में केवल एक क्रिया पदबंध होता है तो कुछ में एक से अधिक। अब उदाहरण के साथ पढ़ेंगे। देखिए निम्नलिखित उदाहरण, एक क्रिया पदबंध वाले वाक्य और एकाधिक क्रिया पदबंध वाले वाक्य। पहले हम एक क्रिया पदबंध वाले वाक्य पढ़ेंगे जिसमें एक ही क्रिया को दिखाया जाता है। लड़का गांव गया है। क्या आप बता सकते हैं इस वाक्य में उद्देश्य कौन है? उद्देश्य हमारा लड़का है जिसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। अब वो लड़का क्या कर रहा है? क्रियापद क्या है? वह गांव गया है। इतना, बस इतना ही है। लड़का गांव गया है, एक ही क्रियापद है तो एक क्रियापद बंध वाले वाक्य है। लड़की खाना बना रही है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? लड़की के बारे में। वह क्या कर रही है? खाना बना रही है। तो आपका सब्जेक्ट या उद्देश्य है लड़की खाना बना रही है, विधेय। और यहाँ पर क्रियापद एक ही है, एक ही कार्य की हमें वी नो ओनली अबाउट एक कार्य, तो ये खाना बनाना एक क्रियापद बंध है इसमें। तीसरा वाक्य देखिए, वह लड़का गांव गया है जो मेरे घर में रहता है। तो कितने क्रियापद है यहाँ पे? एक गया और एक रहता, तो दो एक्शन वर्ड्स है या दो क्रियापद है। तो इसीलिए वह लड़का आपका उद्देश्य है, गांव गया है जो मेरे घर में रहता है वो आपका विधेय है। लड़का गांव गया है और लड़की खाना बना रही है। इसके बारे में बात कर रहे हैं, लड़का। और यहाँ पे कितने क्रियापद है? दो है, एक से अधिक गया और बना रही है। ऐसे हम रचना के आधार पर वाक्य का भेद कर सकते हैं। अब एक क्रियापद वाले वाक्यों को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सरल वाक्य। एक क्रियापद बंध वाले वाक्यों को सरल वाक्य तथा एक से अधिक क्रियापद बंध वाले वाक्यों को जटिल वाक्य कहा जाता है। ऊपर के उदाहरण में पहला और दूसरा वाक्य एक पद वाले हैं और तीसरा और चौथा जटिल वाक्य है। अब जटिल वाक्यों के पुनः दो भेद हो सकते हैं, संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य। तो आपको अगर पूछा जाएगा कि वाक्य के भेद किस किस के आधार पर होते हैं, दो चीजों के आधार पर होते हैं। एक है रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। अब रचना के आधार पर आपका एक क्रिया जिस वाक्य में है, एक क्रियापद बंध वाले वाक्य है और एक से अधिक या एकाधिक क्रिया जिसमें होते हैं वो एकाधिक क्रिया पदबंध वाले वाक्य होते हैं। अब एक क्रिया पदबंध वाले वाक्यों को बच्चों हम क्या बोलते हैं? सरल वाक्य बोलते हैं। और एक से अधिक क्रिया पदबंध वाले वाक्यों को क्या बोलते हैं? जटिल वाक्य बोलते हैं। अब ये जटिल वाक्य आपका इंग्लिश में जो कंपाउंड सेंटेंसेस है वह है। अब जटिल वाक्यों को फिर हम पुनः दो भेद में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वह होते हैं आपके संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब रचना की दृष्टि से वाक्यों को हमने दो भेद में किया, सरल वाक्य और जटिल वाक्य। अब हम देखेंगे उसके अर्थ के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रमुख भेद इस प्रकार है। कथनात्मक वाक्य या विधानवाचक वाक्य। अब जो वाक्य सामान्य कथन होते हैं इन्हें कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। वो बस कुछ स्टेट करते हैं, जो बस कुछ हमें कुछ बताते हैं, कुछ निर्देश, कुछ मना करना, कुछ एक्सप्रेशन देना, कुछ पूछना उसमें नहीं है। इट इज जस्ट अ सिंपल सेंटेंस। मैं सुबह घूमने जाता हूँ, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, यह सामान्य कथन कहते हैं। दे आर जस्ट टेलिंग यू समथिंग वेरी सिंपल। हम लोग मेला देखने जाएंगे, पिताजी आएंगे। ऐसे वाले वाक्यों को हम कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य बोलते हैं। निषेधात्मक वाक्य क्या होते हैं? इन वाक्यों में कथन को नकारा जाता है। निषेध करना मतलब मना करना, नकारना, इसलिए इनको नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। उदाहरण देखिए, आप सुबह घूमने न जाए, या न शब्द आपका निषेधात्मक वाक्य का प्रमुख है। अध्यापक नहीं पढ़ा रहे,
नहीं, मना करना। तुम लोग मेला देखने मत जाओ, मत। मरीज कुछ नहीं खा रहा, नहीं, आपका निषेध कर रहा है। आज्ञार्थक वाक्य, जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश आदि के भाव व्यक्त किए जाते हैं वे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। आज्ञार्थक वाक्य, जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश आदि के भाव व्यक्त किए जाते हैं, मतलब जिन सेंटेंसेस में हम कुछ आज्ञा या आदेश दे रहे हैं, सम इंस्ट्रक्शंस वी आर पासिंग, उस भाव व्यक्त किए जाते हैं, वे आज्ञार्थक वाक्य कहे जाते हैं। जैसे तुम यहाँ से जाओ, दिस इज अ डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन विच यू आर पासिंग, तुम यहाँ से जाओ। आप चुपचाप खाना खाइए, तू जाकर खाना बना, वहां से सामान उठा लाओ। ये सब हमें कुछ आज्ञा या आदेश का पालन करने वाले वाक्य हैं। ऐसे वाक्यों को हम आज्ञार्थक वाक्य बोलते हैं। चौथा है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है वह प्रश्नवाचक वाक्य, जो इंग्लिश में आपका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, वे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे तुम क्या कर रहे थे, आप खाना कब खाएंगे, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, वे कहाँ रहते हैं। ये शब्द जो क्या, कब, कहाँ, ये सब आपके प्रश्न सूचक अव्यय है। ठीक है। संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों के द्वारा संदेह व्यक्त किया जाता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद रोहन पढ़ने जाए, आज वर्षा हो सकती है। डाउटफुल वाले सेंटेंसेस, आप जिसके बारे में श्योर नहीं है कि वो सिचुएशन होगा या भी या नहीं होगा, उसे हम संदेहवाचक बोलते हैं। संदेह मतलब डाउट करना। संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से कोई क्रिया का किसी शर्त के कारण होना प्रकट हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि खाना अच्छा होगा तो सभी खाएंगे, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यदि, तो, ये शब्द हमें बताते हैं कि एक कंडीशन होगा तभी दूसरा सिचुएशन होगा। यदि खाना अच्छा होगा तभी सभी खाएंगे, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो एक सिचुएशन दूसरे सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट है, ऐसे वाले वाक्य को हम संकेतवाचक वाक्य बोलते हैं। अब सेवेंथ, इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों से इच्छा, शुभकामना आदि के भाव प्रकट होते हैं उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, ठीक है, यह आपके लिए एक शुभकामना है। नव वर्ष मंगलमय हो, ठीक है, भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, नववर्ष मंगलमय हो, ये वाक्य हमें शुभकामनाएं या इच्छा के भाव प्रकट कराते हैं। विस्मयादि बोधक वाक्य मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिन वाक्यों में विस्मय, सरप्राइज, आश्चर्य, सरप्राइज, घृणा, हेट्रेड, प्रेम, लव, हर्ष, हैप्पीनेस आदि के भाव व्यक्त किए जाते हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। जैसे वाह कितनी सुंदर साड़ी है। अब सुंदर इज अ पॉजिटिव एडजेक्टिव या ये आपका एक पॉजिटिव विशेषण है, तो उसके लिए हम विस्मयादिबोधक वाह, वाव जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं टू एक्सप्रेस समथिंग, फॉर समथिंग वेरी पॉजिटिव या ब्यूटीफुल, तो वाह। उफ, सर में बहुत दर्द है, दर्द मतलब थोड़ा सा नेगेटिव इमोशन है, इसीलिए हम यूज करते हैं उफ। छी कितनी बदबू है यहाँ, छी इज अ डिस्गस्ट वाला विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो बदबू एक जो आपका है वो एक समथिंग ऑफ डिस्गस्ट, इसलिए हम यूज करते हैं छी। शाबाश बढ़ते जाओ, ये एक एनकरेजमेंट वाला विस्मयादिबोधक वाक्य है। तो इस चैप्टर में हमने सीखा भाषा की वह इकाई जो किसी भाव या विचार को पूरी तरह व्यक्त करती है वाक्य कहलाती है। वाक्य की रचना तरह तरह के पदों से होती है तथा वाक्य में कम से कम एक क्रियापद का होना बहुत जरूरी है। वाक्य के दो अंग क्या है, उद्देश्य तथा विधेय। वाक्यों के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं, एक तो आपका रचना के आधार पर और दूसरा आपके अर्थ के आधार पर। एक क्रियापद वाले वाक्यों को सरल वाक्य तथा एक से अधिक क्रियापद वालों को जटिल वाक्य कहा जाता है। अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रमुख भेद इस प्रकार है, कथनात्मक,
निषेधात्मक, आज्ञार्थक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक तथा विस्मयादि बोधक। अब इस चैप्टर में हमने इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ा। प्लीज डू नॉट डू द अभ्यास विदाउट अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर। अगर आप चैप्टर को अच्छे से समझेंगे या वीडियो देखेंगे तभी आप अभ्यास कर पाएंगे खुद से, वरना आंसर्स आर ऑल गिवन, आप देख सकते हैं, बट अगर आप समझ के करेंगे वो ज्यादा अच्छा होगा। तो आइए हम चलते हैं अभ्यास की ओर। कोष्टक से उचित पदों का चयन कर वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका मतलब क्या है? इन ब्रैकेट्स में कुछ ऑप्शंस दिए हैं, इन तीनों ऑप्शन से चुनिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही बैठेगा। पहला है डैश के माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, वाक्यों के माध्यम से। वाक्य की रचना विभिन्न डैश से होती है, पदों से होती है। डैश पद के बिना वाक्य नहीं बनता, क्रियापद के बिना। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। एक क्रिया वाले वाक्य को सरल वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में नहीं अव्यय का प्रयोग होता है उन्हें निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। अब दूसरा, वर्ग एक में उद्देश्य तथा वर्ग दो में विधेय दिए गए हैं। उचित उद्देश्य और विधेय को मिलाइए। मैच द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट, मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं और वो क्या कार्य कर रहा है उसका हम मैच करेंगे। सैनिक लोग देश के लिए अपनी जान दे देते हैं। तुम लोगों ने ही शरारत की होगी। आदि मानव पत्थरों के औजारों का प्रयोग करते थे। लगभग 2000 लोगों ने अनशन में भाग लिया। नीली साड़ी वाली महिला पकड़ी गई। झूठ बोलने वाले बच्चों को कोई पसंद नहीं करता। मेरी छोटी बहन इस साल 10वीं की परीक्षा देगी। मोहन और सोहन दोनों बाजार गए हैं। इस वाले क्वेश्चन का आंसर मैंने नीचे वर्कशीट में आपको दिया है, यू कैन रेफर टू इट, बट पहले प्लीज खुद अपना दिमाग लगा के इसको कीजिए, फिर आंसर को रेफर कीजिएगा। थर्ड, दिए गए वाक्यों में उद्देश्य को लाल रंग से तथा विधेय को नीले रंग से रेखांकित कीजिए। हमने क्या पढ़ा? उद्देश्य क्या है जिसके बारे में हम वाक्य में बात कर रहे हैं। विधेय क्या है? वह उद्देश्य जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या कार्य कर रहा है, वह हमारा विधेय या प्रेडिकेट है। तो नकल करने वाले बच्चे पास नहीं हो सकते। किसके बारे में बात कर रहे हैं? नकल करने वाले बच्चे, और वो क्या होंगे? पास नहीं हो सकते। हमने लड़कों से अपने साथ चलने के लिए कहा। हमने लड़कों से अपने साथ, और विधेय है अपने साथ चलने के लिए कहा। सरकार ने गरीबों के लिए मकान बनवाए। किसके लिए? किसके बारे में बात कर रहे हैं? गरीबों के बारे में, और उनके लिए सरकार ने क्या किया? मकान बनवाए। चौथा, सभी बच्चे हॉस्टल में चले गए। किसके बारे में बात कर रहे हैं? बच्चों के बारे में। धोबी कपड़े नहीं धोएगा। किसके बारे में बात कर रहे हैं? धोबी के बारे में। अब चौथा, बताइए निम्नलिखित वाक्य सरल वाक्य है या जटिल वाक्य है। अब सरल वाक्य क्या है? बताइए निम्नलिखित वाक्य सरल वाक्य है या जटिल वाक्य। मैं तो पत्र लिख लिख कर थक गया। अब बच्चों पहले हम समझेंगे सरल वाक्य किसे कहते हैं और जटिल वाक्य किसे कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा, सरल वाक्य मतलब उसमें एक क्रियापद होता है और जटिल वाक्य मतलब एक से अधिक क्रियापद होना। अब पहले वाक्य में देखिए, मैं तो पत्र लिख लिख कर थक गया। इसमें कितने क्रियापद है? एक लिखना और एक थक जाना। क्योंकि इसमें दो क्रियापद है इसीलिए यह वाक्य आपका जटिल वाक्य है। दूसरा वाक्य देखिए, मैंने उसे चाय पीने के लिए बुलाया है। इसमें भी चाय पीना और बुलाना दो आपके क्रियापद है, इसीलिए ये भी जटिल वाक्य है। तीसरा देखिए,
जब से वह इस स्कूल में आई है झगड़े ही होते रहते हैं। अब यह क्या होगा? यह भी आपका जटिल वाक्य है क्योंकि आई है और होते रहते हैं, ये दो क्रियापद है। 4, मैं भी चलूंगा और तुम्हें भी ले चलूंगा। मैं भी चलूंगा एक क्रियापद और तुम्हें भी ले चलूंगा दूसरा क्रियापद, इसीलिए चौथा भी आपका जटिल वाक्य है। 5वां, आप चाय लेंगे या कॉफी लेंगे? अब देखिए, यहाँ पर क्योंकि एक ऑप्शन है, एक चॉइस है, इसीलिए एक ही क्रियापद होगा ये। हम इसे एक ही क्रियापद समझेंगे, इसीलिए ये आपका सरल वाक्य हुआ। 6, मैं कॉफी और आइसक्रीम दोनों लूंगा। अब यह एक ही क्रियापद है जिसमें दोनों चीजें ले रहा है, तो एक ही क्रियापद माना जाएगा, तो यह भी आपका सरल वाक्य है। फिर क्वेश्चन देखेंगे, अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों के भेद लिखिए। तुम खाना खाकर जाना। अब ये क्या होगा? आपका आज्ञार्थक वाक्य है क्योंकि ये एक आज्ञा या एक आदेश दे रहा है कि तुम खाना खाकर जाना। दूसरा, मैं उससे बात नहीं करूंगी। अब देखिए बच्चों, जहां पर यहाँ नहीं, मत ऐसे वाले शब्द आते हैं, वे आपके निषेधात्मक वाक्य कहलाते हैं। तीसरा, वह मिट्टी के बर्तन में खाना बनाती है। यह एक सिंपल सा वाक्य स्टेटमेंट है, कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य। चौथा, क्या आप आज रुकेंगे? यह प्रश्नवाचक वाक्य है। ईश्वर करे सब कुशल लौटे। यहाँ पर आपका एक संकेतवाचक वाक्य है क्योंकि यहाँ आपको ईश्वर करे सब कुशल लौटे एक आशा या फिर एक इच्छा प्रकट करता है। अगर हम थोड़ा और तेज चलते तो बस नहीं छूटती। यह आपका एक संकेतवाचक वाक्य है। ईश्वर करे सब कुशल लौटे आपका इच्छावाचक वाक्य है। 6th इज योर संकेतवाचक वाक्य। वाह, कितनी सुंदर तस्वीर बनाई है। वाह एक्सक्लेमेटरी मार्क है या फिर यह आपका विस्मयादिबोधक है, इसीलिए विस्मयादिबोधक वाक्य है। मुझसे बात मत करो। जहां पर भी मत एंड नेगेटिव टर्म्स आते हैं वहां पर हम निषेधात्मक वाक्य कहेंगे इसको। अब 6, कोष्टक में दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रत्येक प्रकार के वाक्य का उदाहरण लिखिए। अब पहला है कथनात्मक। अब राकेश ने खाना खा लिया। ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट है। इसके आंसर्स मैंने वीडियो के एंड में दिया है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। 7, कोष्टक में दिए गए निर्देशों के अनुसार वाक्य बदलिए। वह शाम को खाना खाती है। अब इसको हमें निषेधात्मक करना है। वह शाम को खाना नहीं खाती है। हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते। कथनात्मक, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। तुम यहाँ रुक सकती हो। आज्ञा तक, तुम लोग रुक जाओ, आदेश देना। सब लोगों का खाना बनाओ। निषेधात्मक, सब लोगों का खाना मत बनाओ। वह परीक्षा नहीं देगी। प्रश्नवाचक, क्या वह परीक्षा देगी? जो झूठ बोलता है वह पकड़ा जाता है। सरल वाक्य। सरल वाक्य में एक ही क्रियापद होगा। अब यहाँ पे देखिए दो है तो ये जटिल वाक्य है, इसको हमें सरल वाक्य करना है एक ही क्रियापद के साथ। यहाँ पे दो क्रियापद है, झूठ बोलना और पकड़ा जाना। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं सरल वाक्य में? झूठे लोग पकड़े जाते हैं। ठीक है। अब ये नंबर 7 का भी आंसर आर एट द एंड ऑफ द वीडियो। नीचे दिए गए वाक्य किस प्रकार के हैं? दिए गए विकल्पों में से सुनिए। शीतल हवा चल रही थी इसलिए मैं घूमने चला गया। इस वाक्य में दो क्रियापद है, हवा चलने का और घूमने चला गया, इसलिए यह जटिल वाक्य कहलाएगा। दूसरा, दीक्षा खीर नहीं खाएगी। यह नहीं शब्द हमें बताता है कि कुछ मना हो रहा है यहाँ पे, इसीलिए निषेधात्मक वाक्य। अब देखिए बच्चों, ये सारे आंसर्स आपके मैंने यहाँ पे एंड ऑफ द वीडियो में दिया है, प्लीज रेफर टू इट। पहले खुद ट्राई कीजिएगा फिर रेफर कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर्स हैं, पहले कीजिए फिर रेफर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के भी है, 5 के भी है और आपका 6th एंड 7th का भी है।
Okay. So with this, we come to the end of this chapter, students. अगर आपको कोई डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. पहले चैप्टर को अच्छे से समझिए, फिर अटेम्प्ट द अभ्यास. इफ यू लाइक माय चैनल स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए. नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिए, बेल आइकन जो है उसे ऑन रखिए ताकि नेक्स्ट वीडियो डालने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो से पढ़ सकते हैं. काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल स्टूडेंट्स. थैंक यू.